नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मनीष शर्मा फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम जो क्लास 10th की सामाजिक की बुक है उसका रिवीजन करने वाले हैं। तो मैं अब तक आपको 16 चैप्टरों का रिवाइज करवा चुका हूँ और आज हम चैप्टर 17 और 18 का रिवीजन करेंगे कि इन पाठों में से हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न बनने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। तो सुनिए, मंजर धुंधला हो सकता है, मंजर धुंधला हो सकता है, मंजिल नहीं, दौर बुरा हो सकता है, जिंदगी नहीं। वापस से सुनिए, मंजर धुंधला हो सकता है, मंजिल नहीं, दौर बुरा हो सकता है, जिंदगी नहीं। तो आइए शुरुआत करते हैं। मुद्रा के विकास के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। देखिए, जो आपके चैप्टर नंबर 17 है वो आपके 4 अंक का है और इसमें सिर्फ आपके एक प्रश्न आएगा। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 की कि मुद्रा के विकास के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ सारे उत्तर नहीं बता पाऊँगा, लेकिन पॉइंट पॉइंट ज़रूर बताऊँगा अब आपको, क्योंकि उससे क्या वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है तो उससे थोड़ी दिक्कत आती है। पहला प्रश्न, मुद्रा के विभिन्न विकास के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। तो मुद्रा के कौन कौन से चरण हैं। एक तो आपके है वस्तु विनिमय प्रणाली, क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली की जगह कौन सी आ गई है हमारी, मुद्रा प्रणाली। एक आपके है धातु मुद्रा और एक आपके है पत्र मुद्रा। तो इनके बारे में आपको डिवीजन करना है, कौन कौन से, वस्तु विनिमय प्रणाली, पत्र मुद्रा और धातु मुद्रा। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, मुद्रा के प्रमुख कार्यों का विस्तृत विवेचन कीजिए। तो मुद्रा के कार्य कौन कौन से होते हैं। विनिमय का माध्यम हो गया, लेखे की इकाई या भुगतान, लेखे की भुगतान, लेखे की इकाई हो गया, या मूल्य का भंडार कह सकते हो आप, या मूल्य का भंडार हो गया, विलंबित विलंबित भुगतानों का मान हो गया, और चाहो तो आप लिख सकते हो अन्य कार्य। आपको सिर्फ 4 ही कार्य लिखने हैं, क्योंकि आपके 4 नंबर का पाठ है तो 4 ही कार्य लिखने हैं। वापस से बता देता हूँ मैं आपको, विनिमय का माध्यम, खाते की इकाई या मूल्य का मापक, फिर आपके विलंबित भुगतानों का मान, और चौथा आपका मूल्य का भंडार। या 5 और चाहो तो आप लिख सकते हो मुद्रा के अन्य कार्य, या कोई भूल जाओ इनमें से तो जोड़ दिया आपने अन्य कार्य। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों का विस्तार से उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको तो सभी को याद करना है आपको। कौन कौन से कार्य होते हैं, जमा स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना। और ये तो 2 इम्पोर्टेंट लिखना है आपको कि जमा स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना। और आपको पता होगा जैसे कि स्थायी जमा खाता, चालू जमा खाता, बचत खाता, और एक अधिविकर्ष है ना, या एक और जोड़ सकते हो आप अन्य कार्य। तो इनके बारे में आपको बताना है। इसके अलावा आपके संस्थागत और गैर संस्थागत वित्तीय स्रोतों में क्या अंतर है। संस्थागत क्या होते हैं और गैर संस्थागत क्या होते हैं, नाम से पता हो रहा है। संस्थागत कौन से होते हैं, जो आरबीआई के पास केंद्रित होते हैं, मतलब आरबीआई के पास जुड़े हुए होते हैं। और गैर संस्थागत जो आरबीआई से कोई संबंध नहीं होता। संस्थागत क्या होते हैं, जैसे कि बैंक वगैरह संस्थागत में आते हैं। गैर संस्थागत में क्या आता है, जैसे कि आपके जो साहूकार है, महाजन है, वो काय में आते हैं, गैर संस्थागत में आते हैं। और संस्थागत की जो होती है ब्याज दर कम होती है, गैर संस्थागत की ब्याज दर अधिक होती है। इसके बाद आपके पत्र मुद्रा, प्रश्न नंबर 5 है, पत्र मुद्रा और धातु मुद्रा में क्या अंतर है, कि पत्र मुद्रा किसे कहते हैं, धातु मुद्रा किसे कहते हैं। तो आपको दोनों के बारे में बताना है। और अंतर कैसे लिख कर आना है, मैंने आपको बताया हुआ था कि अंतर कैसे लिखने हैं। कैसे लिखने हैं अंतर, एक तरफ तो लिखना है आपको पत्र मुद्रा और एक तरफ लिखना है आपको धातु मुद्रा। क्या लिखना है, एक तरफ तो पत्र मुद्रा और एक तरफ धातु मुद्रा। तो पत्र मुद्रा क्या होती है, धातु मुद्रा क्या होती है, इन दोनों के बारे में आपको क्या करना है, अंतर बताना है। तो जैसे कि पत्र नाम से क्लियर हो रहा है, देखो पत्र मुद्रा की बात करें तो कि पत्र मुद्रा में कागजी नोट आते हैं, धातु मुद्रा में धातु के सिक्के आते हैं। पत्र मुद्रा में जो पत्र मुद्रा उत्पादन का जो खर्चा होता है वो कम आता है, धातु जो मुद्रा है उसका खर्चा ज़्यादा आता है। और पत्र मुद्रा का हस्तांतरण जो होता है ना आसानी से हो जाता है, और धातु मुद्रा का हस्तांतरण क्या होता है, इसमें काफ़ी कठिनाई आती है। और पत्र मुद्रा की मात्रा आसानी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और धातु मुद्रा है ना उसकी मात्रा को आसानी से कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता। आगे समझ में, ठीक है। आगे की बढ़ते हैं आगे की ओर। चैप्टर नंबर 18 है हमारा, उपभोक्ता व विधिक जागरूकता तथा सूचना का अधिकार।
ये पार्ट भी आपका 4 नंबर का है और यहाँ से एक प्रश्न आएगा, तो ध्यान से सुनना। उपभोक्ता अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ता कौन है, कि उपभोक्ता कौन है। उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता हम कहते हैं इंग्लिश में कंज्यूमर, जैसे कि आप और हम भी क्या बन सकते हैं, उपभोक्ता बनते हैं। उपभोक्ता कौन होता है? मतलब किसी वस्तु या सेवा का जो उपभोग करता है वही क्या है, वही क्या है, उपभोक्ता है। जैसे मान लो कोई वस्तु आपने खरीदी और उसका आपने उपभोग कर लिया, आप क्या हो, उपभोक्ता बन गए। आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ उपभोक्ता। तो यहाँ जो हमारा प्रश्न है कि उपभोक्ता अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ता कौन है, सीधी सी बात है, आपको बताना है कि उपभोक्ता अधिनियम 1986 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है। और चाहो तो पॉइंट में लिखना चाहो तो वो 4 पॉइंट लिखने हैं। जैसे कि किसी वस्तु या सेवा के प्रतिफल, प्रतिफल को हम कहते हैं मूल्य का भुगतान कर दिया हो अथवा भुगतान करने के लिए कहा गया हो, वही क्या है, उपभोक्ता। या प्रतिफल का आंशिक भुगतान कर दिया हो और अथवा आंशिक भुगतान करने का वचन दिया हो। तीसरा हम कहें तो प्रतिफल का भुगतान विलंबित भुगतान विधि के अनुसार करने का वचन दिया हो। ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, उपभोक्ता के अधिनियम 1986 में उपभोक्ता कौन है। सूचना का अधिकार 2005 द्वारा नागरिकों को कौन से अधिकार दिए गए। जो सूचना का अधिकार था मैंने पहले बताया था आपको कि 2005 में लागू हुआ था। जो क्या कहते हैं, अक्टूबर 2005 के अंदर लागू हुआ था। अब इसमें शायद, हाँ, 13 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ था। इसमें क्या क्या आपको बताए गए थे, अब क्या क्या बताए गए थे, कि हर नागरिक को ये अधिकार है कि राज्य और केंद्र सरकार के किसी भी अथवा विभाग अथवा कार्यालय से सूचना प्राप्त कर सकेगा। और कोई भी नागरिक दस्तावेज या रिकॉर्ड देख सकता है और दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां ले सकता है। वहाँ कामों को भी देख सकता है, जो काम है ना भाई, उनके काम कैसे हो रहे हैं, और काम में आने वाली सामग्री के नमूने ले सकता है। नमूने बोले तो मतलब एक तरह से नक्शा होता है ना, मानचित्र जैसे छोटा सा नमूना होता है, नमूना लिया है हमने, सैंपल एक तरीके से, है ना। और कंप्यूटर सीडी फ्लोपी में सूचना ले सकता है। जैसे कंप्यूटर में सीडी में सूचना ले, भाई मुझे सूचना चाहिए, मुझे तो, है ना, उनके बारे में सूचना प्राप्त कर सकता है। ये सब का कहाँ बताया गया, सूचना का अधिकार जब लागू हुआ था 13 अक्टूबर 2005 को, तब बताए गए सारे। इसके बाद उपभोक्ता शोषण को किस प्रकार रोका जा सकता है। मतलब जो उपभोक्ता शोषण है उसको हम किस प्रकार से रोक सकते हैं कि हमारा शोषण नहीं हो उपभोक्ता का। भाई एक तो शोषण को किस प्रकार रोक सकते हैं, ये है बात। तो शोषण के प्रकार है रोकने के, जैसे कि तोल मात्रा वजन माप में कमी आना करना, या हम कह सकते हैं कि हम ध्यान रखें कि गलत विज्ञापन देते हैं उनसे दूर रहें। मिलावटी वस्तु जो देते हैं उसको मिलावटी वस्तु नहीं दी जाए, वस्तुओं का अधिक मूल्य नहीं लिया जाए, कम नहीं तोला जाए। ये सब क्या है, उपभोक्ता शोषण के प्रकार है। जैसे कि इसमें वस्तु भी आती है और सेवा भी आती है, दोनों ही आती है इसके अंदर। ठीक है। इसके बाद में है उपभोक्ता के कोई 4 अधिकार। आपको अधिकार पता ही है, वो मत लिख देना कि स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, वो नहीं आएंगे यहाँ पर। यहाँ पर आएंगे कि सूचना का अधिकार हो गया एक, तो एक आपके चयन का अधिकार हो गया, और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार हो गया, और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार हो गया, चयन का अधिकार हो गया, और श्रम पूर्ति का अधिकार, श्रम पूर्ति निवारण का अधिकार। तो वापिस से सुनना, सूचना का अधिकार, चयन का अधिकार, सूचना का अधिकार, चयन का अधिकार, श्रम पूर्ति निवारण का अधिकार, और एक उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। ये 4 अधिकार आपको याद रखने हैं, और भी अधिकार लेकिन आपको 4 ही याद रखने हैं। इसके बाद में है आपके उपभोक्ता विवाद निवारण के लिए किए गए प्रयास, कि कौन कौन से प्रयास किए गए उपभोक्ता निवारण के लिए। तो 3 स्तरों पर प्रयास किए जाते हैं, कौन कौन से, एक तो जिला मंच, और एक राज्य आयोग, एक राष्ट्रीय आयोग। तो जिला मंच हर जिले में होता है, और राज्य आयोग हर राज्य, प्रत्येक राज्य में होता है, और राष्ट्रीय आयोग का एक ही है, वो कहाँ है, सर्वोच्च न्यायालय। मतलब जैसे पहले हम कोई शिकायत कर रहे हैं, पहले कहाँ दर्ज करवाएंगे, जिला न्यायालय में करवाएंगे, फिर कहाँ करवाएंगे, राज्य आयोग में करवाएंगे, फिर कहाँ करवाएंगे, राष्ट्रीय आयोग में करवाएंगे। तो उसमें एक अवधि होती है, 30 दिन की अवधि के अंदर अपील करना होता है। जैसे कि पहले में तो मतलब 20 लाख रुपए तक का मामला आता है, दूसरे में 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का आता है, तीसरे में 1 करोड़ से लेकर अधिक मामले आते हैं। तो ये आपको याद रखना है। सिर्फ मैंने आपको 10 प्रश्न बताए हैं यहाँ पर, चैप्टर नंबर 17 और 18। तो ये आपके दोनों चैप्टर आज कंप्लीट हुए। तो फिर आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, और आप पढ़ते रहें।
और पढ़ते रहें और तैयारी करते रहें। तो आगे की मुलाकात अगले वीडियो में होगी। थैंक यू।